Hi, good evening everyone. Welcome to another episode of Vakil Wani. So today we have with ourselves a very reputed lawyer, Aditya Gore sir. Sir has been practicing in Mumbai for around 12 years and now he has shifted to NCR for his starting a new journey in the legal fraternity. Welcome sir. Thank you very much, Simar. It's a pleasure. थैंक यू सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बताइए कि आपने लॉ क्यों चूज किया एंड जी व्हाई द होल शिफ्ट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली दैट वी विल कम एट द लेटर स्टेट बट Yes. लॉ क्यों जी Actually, I was always interested. I was always a good student of the social sciences. ओके And also, I had a good grip over my physical science subjects. So I was an all-rounder student with a pronounced interest in the social sciences. So I knew for a fact, मुझे पहले से ये पता था कि मैंने जो भी करना है, अपना करियर जो बनाना है, वो सोशल साइंसेज को लेकर के ही मैं बनाऊंगा. ये बात मेरे मन में तय थी. और ऑफ कोर्स ये बात मैंने बाद में चलकर जानी कि स्पेशली इन माय फाइनल बीए मेरा मेजर था हिस्ट्री. और तब बिकॉज देर वर कई सारे मेरे जो मेरे पूर्वज रहे हैं या फिर मेरे पहले वाली जनरेशन में खासकर रहे हैं यूनिफॉर्म में ज्यादा वो रहे हैं. ओके एज अ गवर्नमेंट साइड जी हाँ, वो जैसे Okay. यूनिफॉर्म सर्विसेज में काफी सारे मेरे अंकल्स और मेरे पूर्वज रहे. सो नेचुरली आप कॉम्बिनेशन कर लेंगे सोशल साइंसेज और यूनिफॉर्म सर्विसेज, तो एक मेरे सामने एक वो था, ध्येय था कि मैं पुलिस अफसर बनूं. और एंड जिसको लेकर मैं दिल्ली आफ्टर माय बीए एक साल मैंने दिल्ली में अपने यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग करी दिल्ली में. और अपनी प्रेपरेशन के दौरान मुझे लॉ सब्जेक्ट को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी महसूस हुई. ओके और फिर पहले अटेम्प्ट ऑफ कोर्स मैं वो क्लियर नहीं कर पाया. तो और तब तक फिर मैंने अपनी लॉ स्टडीज शुरुआत कर दी थी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में. और तब फिर जैसे मेरा उसमें जैसे आई टुक टू इट लाइक प्रोबेबली लाइक अ डक टेक्स टू वाटर. इतना ज्यादा इंटरेस्ट मेरा उसमें वो हुआ कि फिर मैंने सोचा कि आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग द लॉ एज अ करियर. Okay. So, like, sir, you first did your BA in Ji. history, Ji. and then you decided, okay, now let's jump into the law, and that too at the one of the best premier colleges of India, GLC, Mumbai. So, sir, like, you are, how was the experience in GLC? Like, Ji. it has been said and told that GLC attendance का कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं होती है, लेक्चर्स की कोई दिक्कत नहीं होती. The quality of education is quite good. How was your experience in GLC, जी, sir? I'll tell you that because जैसे ही मैं जीएलसी में मैंने 3 years लॉ कोर्स ज्वाइन किया, उसमें मैंने ये देखा कि द बेस्ट ऑफ लॉयर्स प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, दे ऑल मोस्ट ऑफ देम वर स्टूडेंट्स ऑफ जीएलसी. Okay. सो Right. एंड आई स्टार्टेड मेरी इंटर्नशिप मैंने फर्स्ट ईयर में शुरुआत की. सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड इंटर्निंग विद अ सीनियर लॉयर. It's amazing. हाँ, और तब फिर लेकर एंड देयर वाज दिस ओपननेस अबाउट जीएलसी. अब लोग कुछ भी कहते हैं कि अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. हाँ. देखिए, ऐसा नहीं है, अटेंडेंस तो सभी को करना पड़ता है. बट द फ्लेक्सिबिलिटी दैट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑफर्ड टू अस देन, वो ये थी कि वी कुड गेट द बेस्ट ऑफ लॉयर्स, वी कुड इनवाइट देम फॉर गेस्ट लेक्चर्स. Some of them also used to visit us as visiting professors. Right. Some of the best lawyers practicing in Mumbai. So can you name few of them? जी which you हाँ, had जी said? हाँ. Justice Gautam Patel, who was then practicing, Okay. he taught us constitutional law, Amazing. environmental law, administrative law. The best prince and Professor Pithawala, who's a renowned authority Yes. on contracts. He was our contracts professor. We had Professor Kishu Daswani. Okay. Teaching us specific relief and also criminal law. We had Justice Gilani sir, who taught us criminal procedure. He also ensured that we got proper access to jail visits. Okay. Yes, so he was very particular about that.
and that helped us form our first principles in law. So, sir, after GLC, you started practicing in Mumbai, and your Yes. major key practice have been the criminal law. Yes. So, can you share what was your initial struggles in the Mumbai practice? Because Yes. we want to understand that what exactly, because I have been told by my friends there in practicing in Mumbai, like एक लोकल से दूसरी लोकल, एक कोड से दूसरे कोड, और एक दिन में आपको तीन कोड, चार अगर करने पड़े, it's get very difficult. Indeed. How was your experience in practicing in Mumbai? Yes. So, being a first generationer, I had this initial kind of finding out to do on which chamber to join, and of course, like every first generationer goes through, I had my share of initial rejections. Because most of the good chambers that are well known and reputed are almost always full. So seniors cannot be expected to accommodate you if they cannot teach you a thing or two. Right. So it took me some time to get through and join a good chamber. I initially started with senior advocate Mr. Haresh Jagtiani. Okay. He's a reputed senior of the Bombay Bar, and Mr. Jagtiani taught us a lot of things. He was also a professor at GLC at some point of time. Amazing. So I learned a lot with Mr. Jagtiani, especially in criminal cases dealing with customs and as also hardcore IPC cases. Okay. And after spending a year learning with Mr. Jagtiani, I had to learn trial law. So, which is when I joined senior advocate Mr. Girish Kulkarni sir's chamber. Okay. Yes, and again, the best thing about both my seniors was that they allowed us to appear and argue cases in their finality. Oh, Right. well, like in the initial years only, you were Yes, giving the yes. opportunity to Yes. argue, and Absolutely. that is quite a very. But sir, what were the challenges which you faced in the Mumbai practice? Well, yes. Now, after I became independent, the challenges were that Mumbai is a longish. The geography of Mumbai. It's elongated, so it becomes difficult to travel between different courts. Say if you have a matter in the North Mumbai court, it becomes difficult to attend both the North Mumbai court and court in South Mumbai or the High Court, which is again located in South Mumbai. So initially that was a challenge. So then we, of course, but then a few friends got together. And we used to have this cooperative kind of understanding that if I cannot make it, I would request a friend of mine to try and get an adjournment on my behalf. Similar things are in Delhi also. Like Yes. me and my friends are Himanshu. Yes. The part of this podcast only. We also do the same. I do the Saket matter. I give him the Right. Dwarka and the Of course. Rohini matter. So understood, sir. Sir, going ahead, sir. Then you shifted your practice now. After practicing there for 10 years or Yes. 10 to 12 years in Yes. Mumbai, you shifted your practice completely to Delhi. Yes. So what was the major reason behind shifting to Delhi? Well, if I were to tell you very frankly, I always wanted to be in Delhi. Okay. Ever since the beginning of my practice, but because of some logistical reasons, I could not shift to Delhi back then in 2010 when I passed out of college. So, but I did not let that desire in me go away, or rather, the desire did not go away. Right. It was not just an infatuation with Delhi. It was kind of a real thing that I always wanted to pursue, and then when I got a chance, I did that. Right. So, sir, after you shifted to Delhi, so आपको सर differences क्या दिखाई दिए मुंबई की practice में, दिल्ली की practice में? जी. Yes. So, एक तो ये है कि मुंबई में आपको कमर्शियल प्रैक्टिस काफी बड़े पैमाने पे मिल जाएगी. Commercial practice based is, on the finances you of mean. course, commercial practice is a big thing Mumbai में, and especially on the original side, you have a lot many matters which where you can practice on the original side. Okay. Criminal side, again, of course, being the appellate seat, Mumbai has got both matters which emanate in the trial courts as well as the appellate side. अब दिल्ली में एक एडवांटेज मुझे ये लगता है और ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एक कन्वीनियंस है.
अगर मैं चाहूं कि 2 कोर्ट्स एक ही दिन अटेंड कर लूं तो ये संभव हो सकता है दिल्ली में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। और दूसरी बात यह है, दिल्ली में ऑफ कोर्स मुंबई में भी ये बात है, लेकिन दिल्ली में आपको सॉलिडारिटी काफी अच्छी मिलेगी। वकीलों के आपस की जो सॉलिडारिटी है, जो सौहार्द है, वो बहुत अच्छा है। और ये काफी मतलब मेरी नजर में काफी प्रशंसा के लायक, काफी प्रशंसनीय बात है दिल्ली में कि अगर एक वकील किसी चीज में मदद चाहे तो उसे मदद करने वाले उसके जो वकीलों की फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो मिल जाएंगे। So was it missing in the Mumbai side? No, I won't say that. मुंबई में my brother lawyers जिनसे मैं मतलब अब तो लगभग 20 साल होने आए हैं, लेकिन आज भी हम मतलब जो अपने वकील भाइयों में जो भाईचारा है, वो कहीं मतलब वो किसी दूसरे ग्रुप में नहीं मिल पाता। सो मुंबई में भी वो भाईचारा है, और दिल्ली में भी मैंने ये पाया कि कोई रीजनल वो नहीं था कि भाई तुम बाहर से आए हो तो तुम्हें योर पीपल have yes, I agree to that part, sir. The Delhi is welcoming in that sense, sir. You have been like that becomes the good part of the Delhi, but sir आपको सर तकलीफें क्या हुई है सर दिल्ली के अंदर? देखिए, मैंने जैसे I have been in practice for 12 years. Before up to 2022 I finished 12 years of practice. और ये कुछ बातें हैं जो हमारे सीनियर्स ने हम एज जूनियर्स हमें काफी अच्छे से ड्रिल करी हैं, और वो है कि ज्यादा कंप्लेन मत किया करो, डोंट कंप्लेन अबाउट द सिस्टम, ट्राई टू मेक इट बेटर। सो आई रियली हैवंट, आई कैनॉट पॉइंट आउट डिफिकल्टीज एज सच, क्योंकि दिल्ली में द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इज वेरी गुड. The presiding officers also treat you with respect, and that is something I have found is a very good feature, right up to the highest levels. So I have nothing to complain about. Okay, sir. Any incident which you found that how did this happen, or a certain case or experience which you want to share, sir, with our audience, like which actually made you what you are and actually taught you a lot of things? Yes, I can share one experience. Yes, sir, please. With it was a matter under the POCSO Act. Okay. Right, and now this was a legal aid brief. और लीगल एड ब्रीफ में ये है कि यू जस्ट हैंडेड ओवर कि ठीक है, आज यू वर इन कोर्ट, आई मीन आई वाज देयर इन कोर्ट, एंड देन द learned judge handed over this matter to me, that this is the matter you'll have to handle. Okay. I met the accused in the box, and then he said sir, the accusation against him was, the allegation was that he had molested minor. Okay. और उस दिन उसका कहना था कि सर मैं इस परिस्थिति में नहीं था कि मैं अपनी रूम से भी बाहर जा पाऊं, मैं काफी ही वाज अ लेबरर, एक लेबरर था. अच्छा. तो वो कह रहा था कि मैं दिन भर मैं काम करके थक गया था और मैं अपने रूम में ही बंद था. अब ये चीज जो है, मैंने मतलब ये देखा कि कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी तरफ से या फिर उसकी इनोसेंस को एस्टैब्लिश करने वाला कोई इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो ही नहीं पाता. राइट. क्योंकि हमारे यहाँ एडवर्सरियल सिस्टम है, तो हम इन्वेस्टिगेशन तो हम कहते हैं कि देखो, यू हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग साइलेंट, so then you don't have to speak anything, and then investigation also gets follows the adversarial manner कि ठीक है, आपके खिलाफ कौन सा सबूत है, बस उसी का वो होता है, उसी पर तहकीकात होती है और उसी का वो पर्चा बनता है. but who will investigate from the innocence angle? Correct. So this was one thing that I found, especially in cases like in cases under POCSO, where there is a presumption. Right. There is a legal presumption. So before going ahead, POCSO मैं अपनी audience को बताना चाहूँगा is the Protection of Children Against the Sexual Offences Act, which came in 2012. So sir, I'll also share a incident which recently happened with me in the Supreme Court. So there was one anticipatory bail related to the POCSO Act only.
So, sir, in that it was alleged. So, POXO came into effect in November 2012. So, what happened that the FIR was of December only, Okay. but it was alleged that the incident happened in starting of the November till the time the Right. POXO was not in effect. Right. So, I took that ground. The judges allowed that anticipatory bail. But, sir, what I found is that if so that the investigating officer Yes. or the person who was writing that FIR, lodging Yes. that FIR, he also knew that the POXO came at this date, Correct. or it should be came into the effect on this date. Indeed. Why did he, at the first instant, Mhm. allow to register the FIR at least in the POXO section? Right. Maybe in the IPC or Of other course. section that could have been the case. But going ahead, sir, so you were talking about the presumption Yes. under the POXO Act. So what Yes. exactly you think that So can be changed, or what was your Yes. experience? Yes. So many of the legal aid cases that I did as legal aid counsel, especially under POXO, the conviction happened because of the presumption. Now, the final judgment said that because there is a presumption, it has to be presumed that this happened. Now, in my humble view, no presumption, even in a special act, is absolute. There is no presumption which is conclusive. All presumptions, even under special acts, are rebuttable presumptions. So, my sincere belief is that if the legislature, in enacting such special statutes, of course, they are enacted with a purpose, and we are alive and very sensitive towards the purpose. The purpose should be served. But at the same time, we must bear in mind that the presumption created should not result in conviction upon accusation. Accusation should not be equated with conviction. Correct. Makes sense that the presumption should actually be allowed to be rebutted. Exactly. That should be the case. But going ahead, sir. So, sir, कुछ ऐसा case you share, मतलब जहाँ पे actually the crime was such of a nature that you also was like terrified before taking up that case. Anything, any such Yes. sort of crime? Well, I was not really terrified, but yes, I can say that as a young lawyer, I did find myself questioning the accused friendliness of the process. Okay. I did find myself, asking myself the question on why should someone who is accused of such an offense receive that kind of accused-friendly treatment. But then going down, What as exactly was that case, sir? I was assisting my senior in a drugs related matter under the NDPS. All right. And the case in normal, in the eyes of a layperson would have been open and shut. But the beauty of the legal profession is that it teaches you in a very subtle manner that not all presumptions, not everything that you really believe as a layperson is actually the way it is. There are so many angles that come out of every case, even under the special statutes, that ultimately you question the basis of your own prejudices. And that I believe is the beauty of the legal profession. It teaches you to question prejudices. Right, sir. Sir, we also learned about you that you are very actively writing poems, and you Yes. have been, that is one of your hobby. Yes. So, sir, and nowadays in the judgments of Yes. High Court, Supreme Court, judges are also quoting some of their lines, Yes. Sher and Shairi and all Yes. of that. Yes. Sir, any incident wherein you actually used your poems in your arguments, or actually to explain something, maybe in the interpretation sense? Yes. In So fact, please do share. in fact, there were a set of wild allegations made against my client. What was the case, sir? The case was about domestic. It was under the IPC. Okay. And of course, there was an associated DV case as well. A under the 498 Yes, this was okay. for, yes. And the allegations are very wild. Wild If you allegations. could share any of those wild allegations. Well, now there are two such cases. In fact, I would like to share please sir, my एक insights. दो बताइए सर, जी, क्या है कि वो थोड़ा समझ तो आए कि जी हाँ, वाइल्ड जी होता हाँ. क्या है. Now there was this one case in which the allegation was that this client of mine that I was representing
got hold of 200 people, Okay. right? And the 200 people had got stones with them to pelt. उन्होंने पत्थर लाए थे. हाँ. ये है आरोप हाँ. कि 200 वहाँ 200 लोगों का वो उन्होंने वहाँ एक ग्रुप बना करके वो स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर दिया. ठीक है. अच्छा, स्टोन पेल्टिंग हुआ और एलिगेशन एंड दिस, ये मैं एफआईआर से कह रहा हूं, मैं अपना कुछ कोई उसमें मनगढ़ंत या फिर उसमें कोई स्वरचित कोई उसमें वो नहीं है. अब उनका कहना था कि 200 लोगों ने आधे घंटे फॉर 30 मिनट्स कंटिन्यूअसली स्टोन पेल्टिंग किया. ठीक है, तो उससे जो है उनका जो है लॉक टूट गया था अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन. आफ्टर विच द 200 पीपल पिक्ड अप ईच एंड एवरी वन ऑफ दोस स्टोन्स एंड वेंट अवे. ये this is what I call is a wild. Of course, the matter was closed by the police filed a closure report, and later the matter also got quashed. So there you used your poem or something of that sort. Yes. So there is in one of my poems, जो पहला उसका जो पद है वो poem का जो title है अनूठा. What does it mean? That is unique. Unique. Okay. तो यूनिकनेस को अंडरलाइन करने के लिए मैंने ये लिखा था. मेरे मतलब जब मैंने ये तय किया था कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस अपना प्रव्यय करूंगा. मैं किसी के जूनियरशिप से मतलब ग्रेजुएट होकर मैं जब अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर रहा था तो मैंने अनूठा वो कंसीव की थी. और उसका पहला पद ये था कि टिमटिमाते तारों के नभ में, टिमटिमाते तारों के नभ में क्या किरण होना विरल है, या किसी कोने में धूसर तीव्र जाज्वलता सफल है. तो इसका मतलब ये था कि देखिए तारों में तो मतलब टिमटिमाना, और तारों का तो धर्म है कि वो शाइन करें. करेक्ट. लेकिन क्या उसमें अगर आप एक किरण हो तो क्या आप विरल हो? क्या किरण होना विरल है? तारे तो शाइन करेंगे, लेकिन क्या किरण होने के कारण क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं विरल हूं या फिर मैं अलग हूं उनसे? क्योंकि उनका जो बाइंडिंग प्रिंसिपल है, जो उसकी जो नींव है, वो तो एक ही है, वो प्रकाश है. Correct. Very nice. So like, actually, sir, everyone should understand that being unique is a bit necessary. Yes. But it should not mean कि it should be a part of the whole thing. No, Yes. I completely understand to that, sir. Sir, before going ahead, now my colleague Himanshu will take over and he will be asking you, taking this conversation ahead. So thank you so much for your time, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you, sir. Now over to Himanshu. Thank you, Simarjit, for the very beautiful starting. So, sir, let's continue. जैसा कि सिमरजीत के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, आपने बीइंग ए लीगल एड पोक्सो केसेस में काफी काम किया है जी. ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है पोक्सो केसेस के मिसयूज की? जैसा एक लेमैन को, एक जनता को पता है कि फॉल्स रेप केसेस जी, फॉल्स डाइवोर्स केसेस, फॉल्स डीवी एक्ट केसेस आर देयर इन मार्केट, जो एक एक्सटॉर्शन की तरह यूज हो रहे हैं. कि क्या ग्राउंड में पोक्सो एक्ट का भी कुछ मिसयूज है? जी, ये आपका सवाल काफी रेलेवेंट है, काफी सटीक है. मेरे अनुभव में मैंने ये देखा है कि पोक्सो का जो दुरुपयोग है वो इसलिए किया जाता है कि एक तो आप रेगुलर क्रिमिनल लॉ को लेकर आप किसी को अगर नहीं दबा सकते तो फिर पोक्सो का दुरुपयोग हो जाता है, और फिर उसे एक्सटॉर्शन के लिए एक माध्यम बनाया जाता है कि चलो ठीक है, और किसी सेक्शन के अंडर आपको नहीं दबाया जाएगा, लेकिन पोक्सो में तो आपको जो है कन्विक्शन आपको मिलना ही मिलना है. बिकॉज द लेजिस्लेशन इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन पोक्सो. यस. अब इसमें जो हम प्रिजम्पशंस की बात कर रहे थे, पूर्वग्रह की बात कर रहे थे, तो पूर्वग्रह जो है, जो जिस साक्ष्य अधिनियम में जो पूर्वग्रह है, उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रूवन है, उसकी वो सिद्ध शैली नहीं है कि it is not a ex facie proof of the accusation cannot become the ex facie proof of that allegation. Yes. उसे प्रूव करने के लिए जो सामान्य तरीके से जो गतिविधियां जो कानून में दी गई हैं उनका अनुपालन तो करना पड़ेगा. है तो उसे लेकर हम जिन पूर्वग्रहों से लेकर वो चलते हैं, जिन प्रिजम्पशंस को लेकर चलते हैं, उनका रिबटेबिलिटी
का भी हमें ध्यान रखना है. They are not absolute presumptions. They are not conclusive presumptions. तो सर जैसा हमने देखा जी. कि मिसयूज में आपने बताया कि मिसयूज है मार्केट में, जी. तो कोई फैक्ट या ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो? जी जी बिल्कुल. ये तो एक केस तो ये था कि मतलब मकान मालिक ने उसमें रेंट एक्ट में एक केस कर रखा था और फिर वो रेंट वाले कोर्ट में से वो निकल नहीं पाया. वो रेंट वाले कोर्ट ने जो मतलब रेंटर था उसे निकालने से मना कर दिया और फिर इन्होंने लगा दिया पोक्सो. ओके. पोक्सो लगाकर जब ये अक्यूज्ड अरेस्ट हुए उसके बाद जो है मकान मालिक ने अपना लॉक लगा दिया. और ये इन माय व्यू ये काफी अब्यूजिव होगा क्योंकि उस पश्चात जो है दैट पर्सन वाज नॉट कन्विक्टेड अंडर पोक्सो. दिस वाज ये जो मैंने केस लीगल एड काउंसिल के तौर पे चलाई थी. ही वाज acquitted ऑफ दैट पोक्सो चार्ज. ही वाज कन्विक्टेड फॉर अ लेसर चार्ज. पोक्सो इज नॉट ओनली इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ एक्यूज्ड बट एक बच्चा जिसको वहां पे मोहरा बनाया गया है. जी. आज वो बच्चा उसको नहीं पता, वो जब मेजर होगा उसको जी. पता चलेगा कि मेरी लाइफ में एक ऐसा धब्बा लग गया जी. जहां इतने बड़े एक्विजिशंस और जी. इस सिनेरियो से मैं निकला. जी. सो दैट इज एक्सप्लॉयटेशन टू दैट चाइल्ड आल्सो. जी हाँ. अगर उस बच्चे को लेकर अगर दुरुपयोग हो रहा है तो निश्चित ही उस बच्चे का भी जो है मतलब उस बच्चे का फ्यूचर है और उस बच्चे की साइकी जो है जो उसकी मनोवैज्ञानिक जो परिस्थिति है उसके साथ खिलवाड़ तो होगा ही. बिल्कुल. तो सर अगर इस सिनेरियो को थोड़ा हम आगे डिस्कस करें, जी. एक गार्जियन ने जी. या एक मेजर ने जी. एक माइनर को मोहरा बना के जी. अपना बेनिफिट लेने के लिए किसी को एक्यूज बनाया. जी हाँ. लेटर ऑन वो फैक्ट क्लियर हो जाता है कि जी. दिस पर्सन हैज मिसयूज्ड द लॉ. जी. नाउ जो कंप्लेनेंट जो बच्चा है विक्टिम है जी. जिसको फेक विक्टिम बनाया, वो क्या कोई एक्शन ले सकता है उस गार्जियन के अगेंस्ट, उस मेजर के अगेंस्ट? जी हाँ बिल्कुल. ये इसका प्रावधान कानून में है कि उन्हें वही प्रक्रिया फॉलो करना होगी जो एक विटनेस करता है. अगर उसे कोर्स किया गया हो, अगर उसे फोर्स किया गया हो तो उन्हें कंप्लेंट करना होगी और फिर जो अदालत है वो अपनी प्रक्रिया करेगी, अपनी इंक्वायरी की प्रक्रिया करेगी. जी सर. तो सर अक्सर देखा जाता है लॉयर्स जी. कोर्ट रूम में फैक्ट्स के साथ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस में प्ले करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जी. एक फैक्ट है. जी हाँ. जी हाँ. प्रोसिक्यूशन हैज डिफरेंट जी इंटरप्रिटेशन. हाँ. जी. एक्यूज लॉयर, डिफेंस लॉयर हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. बिल्कुल. क्या आपके अभी तक के करियर में कोई ऐसा सिनेरियो या कोई ऐसा फैक्ट जी हाँ. जिसमें आपने दो इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन देखी हो? जी. एक लेमैन अगर एक इंटरप्रिटेशन सुनेगा जी. तो वो भी कन्विंसिंग है, जी हाँ. डिफेंस की इंटरप्रिटेशन भी कन्विंसिंग जी. है. अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके पास रहा है आपके एक्सपीरियंस में? जी हाँ. मेरे अनुभव में एक फॉरेस्ट एक्ट के तहत एक मैं अक्यूज्ड की तरफ से मैं अपीयर हो रहा था और उसमें ये था कि कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ सब्सटेंसेस का उसमें जिक्र था और इन सब्सटेंसेस के साथ में कुछ और जो सब्सटेंसेस थे वो दूसरी लाइन पे मेंशन थे. तो मैं अपनी तरफ से मैं तब काफी मेरी प्रैक्टिस में कुछ 1-2 साल का मैं वो रहा हूँगा, 1-2 साल की मेरी प्रैक्टिस थी और फिर मैं काफी जोश से कहने लगा कि साहब देखिए ये सारे सब्सटेंसेस हैं ये केवल पहली लाइन में मेंशन्ड हैं, दूसरी लाइन के सब्सटेंसेस जो हैं इसका आप कॉग्नाइजेंस नहीं ले सकते. सो इट वाज ऑफ कोर्स ये जो आर्ग्यूमेंट था मैं डिफेंस की तरफ से कर रहा था, लेकिन ये काफी अप्रिशिएट हुआ कि अगर इसमें कोई कॉमा है या फिर कोई स्पेस है तो डिफेंस की तरफ से उसका एक इंटरप्रिटेशन एक अपने फायदे के लिए लिया जाता है. फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं साहब ये तो दिस इज जस्ट अ टाइपोग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसमें कोई वो इंटेंट नहीं है, लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं है. और फिर हम लेजिस्लेटिव इंटेंट की बात करने लगे और फिर प्रेसिडेंट जजमेंट्स हमने डिस्कस की. तो उसमें 1-2 हियरिंग्स हमने केवल इसी में हमने बिता दी कि इसका रियल इंटरप्रिटेशन कैसे क्या होना चाहिए. और इंटरप्रिटेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल कि इसको घुमाने के लिए, पूरा केस का पलटा पलट करने के लिए. एब्सोल्युटली. तो सर
जैसा हम डिस्कस कर रहे थे जी। फॉल्स रेप केसेस जी। और फॉल्स केसेस बाय द वाइफ जी अगेंस्ट द हस्बैंड, जी सर आज के टाइम पे फॉल्स केसेस वाइफ फाइल करते हैं, जी। क्या ये कहना सही है? देखिए, हर किसी केस में ये नहीं कहा जा सकता कि वाइफ फॉल्स कंप्लेंट कर रही है, लेकिन हाँ, कई सारे केसेस हम जैसे एलिगेशंस के एक ट्रेंड से हम जान सकते हैं कि इसमें कई सारे जो सेक्शंस हैं या फिर कई सारे जो इंसिडेंट्स हैं, ये सारे मनगढ़ंत या फिर किसी फॉर्मेट से लिए गए हैं। तो ऐसे ही एक फॉर्मेट वाले अक्यूज्ड ने एक वो तो जैसे मैं लीगल एड में काम किया करता था, तो उनके खिलाफ यही था। दो वो थे, पड़ोसी थे, एक सेट ऑफ पड़ोसी ने दूसरे के खिलाफ वो कर दिया और ये बेचारे अंदर थे ये साहब। तो कई दिनों तक ये रहा कि वो उनकी पेशी होती रही, उनको काउंसिल नहीं मिल रहे थे और फिर जज के सामने आकर कह रहे थे कि साहब हमने, अब ये थे थोड़ा उनकी भाषा में वो था कि वो ये टर्म यूज किया करते थे, साहब हमने बेल मार दिया था, हमने बेल मार दिया था। तो 3 बार जज साहब ने सुना हमने बेल मार दिया था, तो तीसरी बार जज साहब बोले साहब आपने मार तो दिया होगा लेकिन हमें नहीं लगा। लेकिन ये होता है कि हाँ, जैसे फॉर्मेट वाले जो वो होते हैं एलिगेशंस, they are quite clear upon reading, and I believe a good lawyer will always be able to help an accused. किसी भी आरोपी की मदद करना संभव है अगर आप उन्हें ठीक से पढ़ें और उनका इंटरप्रिटेशन करें, उन्हें फैक्चुअली आप जान लें कि क्या इस ऐसी सिनारियो में, ऐसी परिस्थिति में क्या ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। आप उसकी जो संभाव्यता है उस पर विचार करें। तो सर, एक लॉ स्टूडेंट जी अपने इंटरप्रिटेशन स्किल्स को कैसे और शार्प कर सकता है, कैसे जी। बेहतर कर सकता है? जी, या हमें एक विषय पढ़ाया जाता है लॉ स्कूल में जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो हम जितना कंटेंट इंटरप्रेट करें, जितना ना केवल लॉ के स्फीयर में, मैं तो कहूंगा कि कंटेंट एनालिसिस एक लिटरेचर में एक मेथड है जिसका मतलब जिसका नाम है कंटेंट एनालिसिस। तो मैं सलाह दूंगा हर किसी लॉ स्टूडेंट को कि वो कंटेंट एनालिसिस की अच्छे से पढ़ाई करें अलॉन्ग विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। एक और बात है जो मुझे मेरे सीनियर ने मतलब मैंने उनकी बात सुनी थी। एक लेक्चर मैंने जब अटेंड किया था, मैं फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट था और माननीय सीनियर एडवोकेट श्री अधिक शिरोडकर साहब उनका लेक्चर था। तो उन्होंने कहा कि जिस किसी भाषा में आप प्रैक्टिस करो, जिस किसी भाषा का प्रयोग करो, उस भाषा को जो है आप पूरी तरह से जानने की कोशिश करो। उस भाषा के सारे मतलब जितनी आप किताबें पढ़ सको, उसके व्याकरण की जितनी किताबें पढ़ सको, उसकी व्याकरण को जितना सूक्ष्म तरीके से जान सको, आप जानने की कोशिश करो। क्योंकि उससे जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है, जो जितने आयाम आपकी समझ में जुड़ जाते हैं, इट विल ऑलवेज लीव यू एनरिच्ड। सो मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। सो मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ द सोशल साइंसेज एंड आई विल ऑलवेज बी। मैं हमेशा ही स्टूडेंट रहना पसंद करूंगा। सर, आपने अपने लीगल प्रैक्टिस की शुरुआत मुंबई से करी, जी। देन यू लेटर शिफ्टेड टू दिल्ली एनसीआर। जी आपने वहां पे अपने क्रिमिनल लॉ में काफी प्रैक्टिस करी, काफी एक्सपीरियंस रहा और काफी क्रिमिनल से डील करा। जी सेम एक्सपीरियंस आपका दिल्ली एनसीआर में रहा है। जी तो क्या आपने थ्रेट्स, डिफिकल्टीज जी आपने फेस करी मुंबई में और जी। एज वेल एज दिल्ली में, और क्या कुछ जुरिसडिक्शनल डिफरेंसेस हैं दोनों जगह पे, वहां जी। का एक्सपीरियंस और यहाँ के एक्सपीरियंस में? जी, मैं दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं जैसे मुंबई में मैंने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की, तो मैं कंपैरेटिवली जूनियर फेज में था। तो मेरी प्रैक्टिस में केवल 2-2.5 साल बीत चुके थे जब मेरे सीनियर से मैंने अनुमति ली, और मेरे सीनियर ने भी, सीनियर एडवोकेट गिरीश कुलकर्णी सर ने मुझे उनके ब्लेसिंग्स दिए कि यस, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए फिट हैं। और देखिए, एक हर जगह एक वो रहता है, ट्रेंड रहता है
तो मैंने ये देखा कि रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी जो है वो पहली या किसी भी पेशी पे मुंबई में तब ये ट्रेंड था कि रिमांड एप्लीकेशन की एक्स्ट्रा कॉपी डिफेंस काउंसिल को ना देना। ओके। अब ये मैंने जब रिप्रेजेंट उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में मैंने जो अपना वो रखा कि पक्ष रखा कि देखिए ये आई एम सपोज टू गेट अ कॉपी, इफ आई कैन गेट अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट, क्या मेरा ये हक नहीं बनता कि रिमांड एप्लीकेशन की भी कॉपी मुझे दी जाए? तो मैंने काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट में किए। उसके बाद जो है जो प्रिंसिपल रिमेम्बरांसर ऑफ लीगल अफेयर्स हु इज द मतलब जो लॉ सेक्रेटरी हु इज ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम द जुडिशरी टू द गवर्नमेंट, उनका एक ओपिनियन मिला कि हाँ ये देना जरूरी है क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस प्रोसेस। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट रहा कि जिस आधार पर हमने फिर मांग करना शुरू की। एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि एज अ जूनियर लॉयर यू कैन गेट बुलीड बाय लॉ एनफोर्समेंट। वो एक कुछ सूक्ष्म तरीके से आपको जो है बुली करने की कोशिश करेंगे, आपके थ्रू कुछ प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कई बार ये हुआ है, किसी पुलिस वाले ने मुझसे पूछ लिया कि सर क्या आप बता सकते हैं आपके क्लाइंट कहाँ है? अब हालांकि मेरे क्लाइंट ने अगर मुझसे कहा भी हो कि सर मैं एक फलाना जगह मैं मौजूद हूं, मैं क्यों बताऊं? अगर मैं बता देता हूं तो फिर ये दिस विल बी अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज विच यू आर सपोज टू मेंटेन। तो ये बात सही नहीं है। अब इस टू गार्ड अगेंस्ट दिस जूनियर लॉयर्स के लिए स्पेशली ये होना चाहिए कि सीनियर लॉयर्स शुड ऑलवेज बी ओपन टू सच ग्रीवेंसेस। अगर कोई जूनियर लॉयर कोई ऐसा कोई आपत्तिजनक कोई व्यवहार उनसे आकर कहता है तो एज अ सीनियर लॉयर सीरियसली उस पर विचार करें और फिर उन्हें उनकी मदद करें कि इसके खिलाफ जो है आवाज उठाने में। तो ये कुछ बातें हैं एज अ जूनियर लॉयर जो फेस करना पड़ती हैं। वो आप जब पुलिस स्टेशन विजिट करते हैं तो तब आपके ऊपर जो है प्रेशराइज आपको करने की कोशिश की जा सकती है। यू शुड नॉट फॉल प्रे टू दैट। बट ये सिर्फ एक इनिशियल ईयर का। जी हाँ। एक आपने अगर 5-6 साल आपने प्रैक्टिस कर ली तो उस पश्चात जो है ये नहीं होता। सामान्य तौर पे ये नहीं होता कि आपको कोई बुली आकर करने की कोशिश करे। ऑफ कोर्स कुछ उसमें भी अपवाद हैं जहां रिलेटिवली सीनियर लॉयर्स को भी असॉल्ट किया गया हो, लेकिन ऐसी बातें हर रोज नहीं होती। ओके जी। तो सर जैसा आपने डिस्कस किया जी, पुलिस द्वारा जी, एक जूनियर लॉयर को कहीं ना कहीं बुली किया गया जी, या जाता है जी, या कुछ केसेस एग्जांपल्स ऑलरेडी मार्केट में है, पास्ट न्यूज मार्केट में है जहां पे पुलिस द्वारा जी, वकीलों को प्रताड़ित किया गया। जी, और सेम एक एक्सपेक्ट में क्रिमिनल जी, वो भी एक बड़ा थ्रेट रहते हैं लॉयर्स के लिए। जी, तो जी, इन सब चीज के लिए जी, व्हाट प्रोटेक्शन जी, लॉयर हैज इन द जी, मार्केट? जी। जैसे विधि के प्रावधान में एक वकील के लिए बस वही प्रोटेक्शंस हैं जो किसी सामान्य नागरिक के लिए हैं। वकीलों के लिए एक मैं कहूंगा कि अगर हम एडवोकेट्स एक्ट का अध्ययन करें तो उसमें जो है सेक्शन 6D एंड सेक्शन 7D जो स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो फंक्शंस हैं उसे स्पेसिफाई करता है। उनमें आप पाएंगे कि it is one of the functions of the state bar councils and the bar council of India to protect the rights and privileges of advocates। अब इसे लेकर जो है अगर हम इसे ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हाल ही में 2-3 साल पहले महाराष्ट्र में हुआ, एक जूनियर वकील को जो है उन पे पुलिस स्टेशन के अंदर जो है असॉल्ट किया गया था and a police officer was accused of assaulting them. Bar Council of Maharashtra and Goa formed a special committee to inquire into that, and they moved the High Court in a contempt petition. जी। So, Advocate Protection Act जी। bill
कि आप ड्राफ्टिंग में आपका काफी सहयोग रहा है, जी तो क्या रिक्वायरमेंट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की इस समय पर है, जी और कितना अर्लीस्ट वो जी। एक्ट लागू होना चाहिए, जी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद जी क्या क्या प्रोटेक्शंस जी। लॉयर्स को मिलेंगी? जी, मैं बात करना चाहूंगा जो प्रस्ताव मैंने रखा है इस विधेयक द्वारा। तो इस विधेयक में जो है मैंने तीन प्रकार के वो जो हैं मैंने बेसिक जो है प्रस्ताव रखे हैं। एक तो है कि क्रिमिनल पनिशमेंट्स फॉर दोज हु मेडल विद द ड्यूटी, द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय लॉयर्स। ये तो बेसिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के कार्यभार में अगर कोई व्यत्यय लाने की कोशिश करे तो उसे एक क्रिमिनली पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। बिल्कुल। So also for advocates who are officers of court and who are discharging the duty of officers of court and the functionaries of justice, उसे भी equally punishable act बना देना चाहिए। That is one aspect. That is the criminal aspect. Great. And the procedural aspect, of course, उसमें हमने कि वो संज्ञेय गुना बने। It should become a cognizable offense and non-bailable. दूसरी उसका दूसरा सिरा ये है कि उसे प्रिजम्पशंस इन लॉ, जैसे एविडेंशियरी प्रिजम्पशंस जिसे हम कहते हैं, एक तो दो सेपरेट प्रिजम्पशंस हो। एक हो प्रिजम्पशन ऑफ कोअर्शन और दूसरा हो प्रिजम्पशन ऑफ मैलिस। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने जिसमें पावर है किसी को अरेस्ट या डिटेन करने की, अगर उन्होंने कोई प्रिविलेज मटेरियल निकाल लिया तो कोअर्शन और मैलिस दोनों ही का प्रिजम्पशन लगना चाहिए मेरे ख्याल से और मेरे प्रस्ताव के मुताबिक। क्योंकि एक तो आप कोअर्शन का अगर आपने वो अगर डिस्प्लेस कर दिया प्रिजम्पशन, तो मैलिस का रहेगा। एंड ऑफ कोअर्शन एंड मैलिस आर बोथ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सच एक्ट्स। क्योंकि जैसे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट हु हैज दैट पावर ओनली, वो सिर्फ शो करता है कि देखो या तो आप कोऑपरेट करो या तो फिर हम आपके खिलाफ वो कर देंगे, ये फलाना ढिमकाना वो कर देंगे, तो फिर वो दिखा पाएगा कि देखो यार ये तो इन्होंने अपने ही आप वो कर दिया, अपने ही खुशी से वो कर दिया। सो कोअर्शन may not be that easy to prove, but malice will still remain. और तीसरा इस प्रस्ताव का तीसरा सिरा ये है कि उसकी एक प्रक्रिया हो, उसे सैंक्शन, प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करने की प्रक्रिया हो। एक कमेटी उसमें हर स्टेट बार काउंसिल में बने जो ये तय करती है कि क्या इस केस में इस वकील के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है क्या वो सही था। अगर उनपे जो है अगर कोई अन्यायता से कोई वो किया गया हो किसी पब्लिक सर्वेंट ने, तो उसे पनिशमेंट के लिए मतलब उसके खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए रेफर किया जाए। एंड द सेम कमिटी, मैंने ये प्रस्ताव रखा है कि सेम कमिटी विल मॉनिटर कंप्लेंट्स बाय एडवोकेट्स। जी, जिनके खिलाफ ऐसे इलीगल एक्शन लिए गए हों, दे विल कंप्लेन टू द सेम कमिटी और वो विथ ड्यू प्रोसेस वो तय करेगा कि whether this matter should go before the appropriate criminal court. So what are the issues on peak जी, जो एक एडवोकेट प्रोटेक्शन जी की रिक्वायरमेंट मांगते हैं एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल? जी, तो ये है कि देखिए कई बार ये होता है कि आपने डीके बासु केस पढ़ा होगा या सीआरपीसी में, और अब सीआरपीसी के पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसके वो हैं, मतलब उसके प्रावधान हैं कि ड्यूरिंग कस्टडी, ड्यूरिंग इंटरोगेशन उनको वकील के प्रेजेंस का अधिकार दिया गया है हर अक्यूज्ड को। लेकिन अब अगर विदाउट प्रोटेक्शन कोई वकील जाता है या फिर वकील ऐसे ही चले जाता है, तो उससे पहले सबसे पहले कई बार ये होता है कि दे आस्क यू फॉर परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। अब इसका तो प्रावधान है ही नहीं, किसी विधि में इसका प्रावधान नहीं है कि आपको जो है मैजिस्ट्रेट से परमिशन लाना है मिलने के लिए। ये तो उसका अधिकार है, उसका जो स्टैट्यूट ने मूलभूत अधिकार दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया हुआ है, तो वो तो मौजूद है ही। अब आप कैसे करेंगे? आप पुलिस स्टेशन में ही जहां किसी पुलिस वाले का पूरा दबदबा है, जहां उसकी पूरी पावर है, हाउ विल यू होल्ड हिम टू अकाउंट, हिम और हर टू अकाउंट? अब इसके लिए जो है दैट इज द रीजन दैट, और कई बार इसी मुद्दे को लेकर जो है वहां झगड़ा होने लगता है। पुलिस स्टेशन में वकीलों का और पुलिस का इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा होता है कि जो
विधि के जो डायरेक्ट प्रावधान हैं उनका अनुपालन नहीं होता, फिर वकील इंसिस्ट करते हैं, वो आग्रह करते रहते हैं, नहीं साहब यही होना चाहिए, यही तो इसमें लिखा है, तो और फिर नहीं होता, और फिर उसमें से फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। सो इसी नियंत्रित करने के लिए जो है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, अगर ये एक्ट बन जाता है तो ये जो है ये नियंत्रण में आ जाएगा कि लॉ एनफोर्समेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर एक लॉ एनफोर्सर गलत कर रहा है या फिर सारे ही लॉ एनफोर्सर्स गलत काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे कहने का मतलब। लेकिन व्हाट इज इट दैट यू प्रोटेक्ट? जब आपने पब्लिक सर्वेंट के फंक्शन को आपने प्रोटेक्शन दे दिया तो उसे क्यों दिया है? इट इज द फंक्शन दैट यू आर प्रोटेक्टिंग, यू आर प्रोटेक्टिंग द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ दैट फंक्शन। सो ऑल्सो मेरा यही कहना है, और मेरे ख्याल से ये सही है, लॉयर्स डू नॉट परफॉर्म ए प्राइवेट task. Lawyers are performing their task in the interest of public justice. Okay. By the very nature of the profession, by the very requirement of the profession, lawyers cannot be a department of the government. कई देशों में ये होता है. Okay. In some countries, the bar is an organ of the government. But in India, we have kept it independent, and rightly so. Okay. But nevertheless, इसका मतलब ये नहीं है कि आप just because it is independent that it has no important role to play. Independent का मतलब ये नहीं कि उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व है, वो किसी सरकारी क्रियामता से, सरकारी फंक्शनैलिटी से कम है, उसका महत्व तो उतना ही है। तो प्रोटेक्शन भी उस फंक्शन के लिए, पब्लिक जस्टिस के फंक्शन के लिए उतना ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, जैसा आपने कहा कि समटाइम्स लॉयर गेट बुलीड बाय द पुलिस ऑफिशियल। जी सर, अगर मैं इसको लेमैन प्रिजम्पशन या एक लेमैन की सोच से मैं कहूँ, वो हमेशा सोचते हैं हु इज मोर पावरफुल, जी, अ पुलिस ऑफिसर एंड अ लॉयर, जी, एडवोकेट वर्सेस पुलिस। जी। और क्या ये कहना सही है कि दोनों की अपनी अलग ड्यूटी है, अपने अलग पावर्स हैं, अपने अलग राइट्स हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि दोनों ही जो पक्ष हैं, पुलिस या फिर जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, वकील जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों तरफ से ये कभी हो सकता है कि समवन इज ट्राइंग टू क्रॉस द लाइन, ऑफ कोर्स, एंड दे शुड बी ब्रॉट टू बुक। लेकिन उसके लिए जो है, उसके लिए संस्थाएं हैं। जैसे अगर कोई वकील कोई गलत काम कर दे तो उसके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए बार काउंसिल है। तो अगर पुलिस को ये लगता है कि ये जो वकील साहब हैं वो ये गलत कर रहे हैं, तो वो उनसे कह सकते हैं कि सर प्लीज बी विद इन योर लिमिट्स, और एल्स हम कंप्लेंट कर देंगे बार काउंसिल में। और द सेम वे ये ना हो कि विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, बस वकील वहां जा रहे हैं क्योंकि हाँ भाई वो तो लिखा हुआ है, जजमेंट में लिखा है तो हम जाएंगे, सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस में लिखा है हम जाएंगे, और वहां जाकर जो है अगर हम बुलिंग फेस करें तो फिर हु प्रोटेक्ट्स दैट ड्यूटी? तो इसमें बैलेंस की जरूरत है। हर कोई अपना काम कर रहा है, पुलिस इज डूइंग इट्स ओन ड्यूटी, ऑफ कोर्स दे आर एंटाइटल्ड टू दैट मच एस्पेक्ट ऑफ देयर ड्यूटी to perform it fearlessly. So also lawyers. It is the fearlessness of that duty which is to be protected. तो सर, जैसा आपने बताया कि एक यंग जनरेशन लॉयर या फर्स्ट जनरेशन लॉयर इनिशियल ईयर में थाने में जाता है, वो बुलिंग होता है, XYZ whatever it is. जी। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले को पे ऑफ करना पड़ता है जब वो कोर्ट में आता है, बिकॉज अल्टीमेटली whatever act he is doing, whether it is against the law, जी, और वो चाहे वो पुलिस वाला किसी कॉमन आदमी के साथ कर रहा है या लॉयर के साथ कर रहा है, बट लॉयर हैव इट्स स्ट्रॉन्ग लेग्स इन कोर्ट। ऑफ कोर्स दैट गोज विदाउट सेइंग। अब जैसे कई इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि जहां किसी एक वकील पे उन्होंने असॉल्ट कर दिया तो सारे वकील मिलकर फिर वो दंगा कर देते हैं। अब मैं ये कहूंगा कि देखिए, वकीलों की जो आपस में जो सहृदता है, मतलब सॉलिडारिटी, वकीलों की सॉलिडारिटी है, ये एक बहुत एक फाउंडिंग प्रिंसिपल है लीगल प्रोफेशन का, जो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई कुछ
वो मतलब कोई वायलेंट एक्शन करे, लेकिन वकीलों की सॉलिडारिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और वकीलों को अपने अपने आपस में सॉलिडारिटी मेंटेन रखनी चाहिए। वो उनकी पावर है। जी हाँ, बिल्कुल। और लीगल प्रोफेशन आप देखें कि किसी भी देश में जितना स्ट्रांग लीगल प्रोफेशन हो, उसकी जो डेमोक्रेसी है, उसकी लोकतांत्रिकता है, वो उतनी ही मजबूत होती है। किसी देश में अगर लीगल प्रोफेशन अगर वीक हो तो उसकी लोकतांत्रिकता भी उतनी ही वीक होती है। सो लॉयर्स आर प्लेइंग मेजर रोल, of course, and the solidarity of lawyers is one of the cementing principles of democracy. तो सर गोइंग अहेड कुछ आपसे सजेशंस जो आप लॉ स्टूडेंट्स को, इनिशियल इयर्स ऑफ लॉयर्स को, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को देना चाहो? जी हाँ, जी हाँ। एक तो ये है कि नेवर रिफ्यूज अ ब्रीफ, never refuse a brief on the basis of your own presumptions. Always question your own presumptions. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि I used to teach CRPC. I taught CRPC for 1 term at a college in Mumbai. और कई सारी स्टूडेंट्स मुझसे आकर के कहते थे कि सर, we don't want to practice criminal law. Why should we learn CRPC? We want to be corporate lawyers. तो मैंने उनसे कहा, देखो भाई, तुम कॉर्पोरेट लॉयर बनोगे, अगर तुम्हारे डायरेक्टर को कोई नोटिस आया, किसी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिस से अगर नोटिस आया, तो क्या करोगे? यू विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल फॉर द डायरेक्टर की इंटरनल एडवाइजर, प्लीज टेल मी what is the next step I should take. So never ignore any subject of the law based on presumptions only. You must remember, as a lawyer, you are always a student. Always presume that you are a student. That is one presumption you should always take with you. You should always hold with you. Rest of the presumptions and prejudices you should shed off as a lawyer. Another thing is keep on reading. जितना आप वो रीडिंग करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, and not just the law is nothing but a reflection of society. So you must read not only the law but different subjects, not only related to the law but any subject. Have a passion to read things that are not strictly within the law. Make it a point to read something outside the law every day. Every year you should have that target. Only then will you be able to appreciate the things that go into the law. Take an interest in history. Don't go by presumptions like I don't want to do this, हमें ये नहीं करना, हम इतिहास पढ़कर क्या करेंगे। इतिहास के बिना आपका लॉ प्रैक्टिस जो है वो भी सफर कर, आपका लॉ का जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन स्किल है, वो पूरा सफर करेगा। जितना बेहतर इतिहास आप जानोगे, उतने बेहतर आप वकील बन पाओगे। सर, ये तो बात हो गई हमारे लीगल प्रोफेशन की। जी। अब क्योंकि आप एक सोशल सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहे हैं, जी, सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी, जी, अ लेमैन पर्सन, जी, कि उनको बेसिक कितना अपने लीगल नॉलेज के बारे में अवेयर होना चाहिए, जी, कहाँ वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी नॉलेज है। जी, शायद एक आम आदमी सुबह से लेकर रात तक अपने 10 राइट्स को अवॉइड करता है, जी, लेकिन उनको थोड़ी सी भी नॉलेज हो, दे कैन गेट वेरी बेनिफिट। जी। सो क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं, थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज, लीगल अवेयरनेस, और कितना फेथफुल उनको इंडियन जुडिशरी में होना चाहिए? जी, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो मैं ये कहूंगा कि हम अपने सिविक्स के करिकुलम में जो है, हम जो कंट्रोल्स हैं उन्हें हम बच्चों को लेकर पढ़ाएं, मतलब जितने जल्दी हो सके हम कंट्रोल्स ऑन पुलिस पावर उन्हें पढ़ाएं। जैसे डीके बासु के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स हम लॉ स्कूल जाकर जो पढ़ते हैं वो हम पहले से ही सिखाना शुरू कर दें। और इसमें वकीलों का भी काफी रोल है, क्योंकि वकीलों के थ्रू वो आएगा कि वकील जाकर फिर इंस्ट्रक्ट करेंगे, लोगों में इंस्ट्रक्शन बांटेंगे कि देखिए, दीज आर द लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द पुलिस। अगर वो आपको किसी केस में अरेस्ट करने आए या फिर आपको समन्स देने आए, तो ये उनके लिमिटेशंस ऑफ पावर है, और इस बियॉन्ड दिस वो नहीं कर सकते। सो सिविक्स वाले करिकुलम में मैं कहूंगा, और जब तक कि वो सिविक्स के करिकुलम का पार्ट ना बने, ले पर्सन को भी चाहिए कि वो ये जो बेसिक जजमेंट्स हैं उन्हें जरूर पढ़ें। आजकल तो सोशल मीडिया और इंटरनेट में काफी ऑथेंटिक और काफी प्रॉपर जानकारी मिल सकती है,
तो उसका उपयोग वो जरूर करें। एक सोशल मीडिया का बेनिफिट लें, क्योंकि पहले क्या होता था, एक लीगल लैंग्वेज, लीगल इंग्लिश जी। इज डिफरेंट फ्रॉम जी। दी एक नॉर्मल इंग्लिश। बिल्कुल। बट ये सोशल मीडिया, गूगल, जी यूट्यूब हाँ। पे एक सिंपल इंटरप्रिटेशन में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। मैं एक और किस्सा आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक मेरे क्लाइंट थे जो इंजीनियर थे, लेकिन उनका एक सेंस बहुत अच्छा था कि पुलिस पावर जो, मतलब पुलिस की जो पावर है, तो वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ही हैड दैट सेंस। तो उन्होंने जो है पहले किसी पुलिस वाले ने उन्हें कॉल करके थ्रेटन करने की कोशिश की, तो उन्होंने उनके फोन में वो रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग फंक्शन ऑलरेडी उन्होंने ऑन कर रखा था। और फिर पुलिस वाले उनके घर पे आए, तो वो पूरा जो इंसिडेंट है उन्होंने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके उसमें जो है उन्होंने कंप्लेंट करने से लेकर फिर उसे फॉलो अप करने तक बहुत प्रॉपरली उसे फॉलो अप किया। सो ये नहीं है कि आप अपने अधिकारों का जो प्रचलन है उसके लिए आपके वकील होने की जरूरत है। आपके अंदर जो है वो सेंस होने की जरूरत है। बिल्कुल। एक लाइन मैंने सुनी थी कहीं, लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक। जी यू अप्लाई लॉजिक, जी। इफ देयर इज अ लॉजिक देयर मस्ट बी एनी लॉ। जी। सो आप लॉजिक अप्लाई करके अपने बिल्कुल। राइट्स को भी बिल्कुल। कर्टेल कर सकते हैं। हाँ हाँ और बिल्कुल। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि एक लॉ एनफोर्समेंट जैसे पुलिस, जी वो वकीलों के ऊपर जल्दी से दबाव क्यों नहीं बना सकती? जी वी डोंट हैव एनी स्पेशल प्रोटेक्शन, जी। वी हैव द नॉलेज, राइट। दिस इज आवर पावर। यही एक पावर है वकीलों की। बिल्कुल। अगर यही नॉलेज एक आम जनता भी अवेल करे, जी, पढ़े, जी। तो वो उन्हीं स्ट्रॉन्ग लेग्स से खड़े हो जी सकते हैं पुलिस के सामने, जी बिल्कुल। और शायद उनका दबाव लेने से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सही बात है कि जितना आप विधि की प्रक्रियाओं को जानो, उतना ही लॉ एनफोर्समेंट आपको बुली कम कर सकती है। बिल्कुल। और ये हमारा ये कहना नहीं है, अगेन मैं ये बात मतलब दोहराना चाहूंगा कि इट इज नॉट आवर केस दैट लॉ एनफोर्समेंट इंडल्जेस इन मैल प्रैक्टिस, ये हमारा कहना नहीं है। बट हम केवल उन एक्सेप्शंस, उन अपवादों को लेकर हम चलते हैं जहां ये सारी एक्सेसेस होती हैं। ठीक है जी। सो उनके लिए सोशल जी। पर्सन्स गूगल्स, यूट्यूब और हमारे चैनल का भी सपोर्ट कर सकते हैं जी। अपना लीगल नॉलेज बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन विद यू। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। यस, थैंक यू सो मच सर।